नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन में। आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से हुमायूं ने दोबारा दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया। वे कौन कौन से घटनाक्रम थे जिन्होंने दोबारा से हुमायूं को दिल्ली की गद्दी के शीर्ष तक पहुंचाया। सन 1553 में सूरवंश के शासक और दिल्ली के बादशाह इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और जिस समय इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु होती है उस समय उसका पुत्र फिरोज खां मात्र 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की अवस्था में फिरोज खां दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन 3 दिन बाद ही फिरोज खां के सगे मामा मुगरिज खान द्वारा फिरोज खां की हत्या कर दी जाती है और मुगरिज खान आदिल शाह सूर के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। आप लोग कल्पना कीजिए कि उस समय मानवीय मूल्य कितने निकृष्टतम अवस्था में रहे होंगे कि एक सगा मामा गद्दी मात्र प्राप्त करने के लिए अपने सगे भांजे की हत्या कर देता है। खैर, ये एक अलग विषय है और इस पर डिस्कशन बाद में करते हैं। तो इस प्रकार से मुगरिज खान फिरोज खां की हत्या करके आदिल शाह सूर के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। आदिल शाह सूर एक आलसी किस्म का राजा था। वो अयोग्य था और उसमें दूरदर्शिता का पूर्णतया अभाव था। वो स्वयं नृत्य तथा संगीत कला में निपुण था और उसका ज्यादातर समय संगीत तथा नृत्य कला में ही व्यतीत होता था। उसने अपने राज्य का संपूर्ण प्रशासन अपने एक विश्वसनीय बनिए हेमचंद्र हेमू को सौंप रखा था, जो बाद में इतिहास में हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आदिल शाह सूर की अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण उसके राज्य में जगह जगह विद्रोह होने लगे, जिसमें सबसे पहला विद्रोह हुआ दिल्ली तथा आगरा में, जहां उसके चचेरे भाई इब्राहिम शाह सूर ने विद्रोह करके दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया और अपने आप को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उधर पंजाब में शेर शाह सूरी के सगे भतीजे सिकंदर शाह सूर ने विद्रोह करके पंजाब पर अधिकार कर लिया और अपने आप को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। सिकंदर शाह सूर ने अपने आप को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद में 12,000 घुड़सवारों के साथ में दिल्ली तथा आगरा की ओर प्रस्थान किया, जहां पर सिकंदर शाह सूर का मुकाबला होता है इब्राहिम शाह सूर के साथ में। इस युद्ध में इब्राहिम शाह सूर की कड़ी पराजय होती है और पराजय के बाद में इब्राहिम शाह सूर दोआब तथा संभल की ओर भाग जाता है तथा दिल्ली का बादशाह बन जाता है सिकंदर शाह सूर। उधर बंगाल में अहमद शाह सूर विद्रोह करता है और अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। उधर मालवा में बाज बहादुर विद्रोह करता है और वो भी अपने आप को मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। इस प्रकार से दिल्ली के बादशाह आदिल शाह सूर का साम्राज्य केवल चुनार से लेकर बिहार तक सीमित हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि 1554 के आते आते सूर साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें चुनार से लेकर बिहार तक का क्षेत्र आदिल शाह सूर के पास था। दिल्ली, आगरा तथा पंजाब का क्षेत्र सिकंदर शाह सूर के पास था। दोआब तथा संभल का क्षेत्र इब्राहिम शाह सूर के पास था। बंगाल का क्षेत्र अहमद शाह सूर के पास, जबकि मालवा का क्षेत्र बाज बहादुर के पास था। अर्थात सूर साम्राज्य बुरी तरह से विखंडित होकर एक दयनीय अवस्था में पहुंच जाता है। सूर साम्राज्य के इस विखंडन की खबर जब काबुल में हुमायूं तक पहुंचती है तो हुमायूं को लगता है कि ये मेरे लिए एक स्वर्णिम अवसर हो सकता है कि मैं दिल्ली पर दोबारा से कब्जा करूं। इस प्रकार से अपनी पूरी तैयारी करने के बाद में 12 नवंबर सन 1554 में हुमायूं काबुल से भारत की ओर प्रस्थान करता है और जब हुमायूं सिंधु नदी के पास पहुंचता है तो उसका विश्वसनीय साथी बैरम खां अपनी सेना को साथ लेकर हुमायूं से मिल जाता है। इस प्रकार हुमायूं और बैरम खां एक साथ सिंधु नदी को पार करते हैं और सिंधु नदी को पार करने के बाद में वे रोहतास के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं।
रोहतास के दुर्ग में हुमायूं तथा बैरम खां का मुकाबला होता है सिकंदर शाह सूर के सेनापति तातार खां के साथ में। इस युद्ध में तातार खां की पराजय होती है और तातार खां भागकर सिकंदर शाह सूर के पास दिल्ली पहुंच जाता है। रोहतास के दुर्ग पर कब्जा करने के बाद में हुमायूं बैरम खां को लेकर पंजाब में कलानौर पहुंचता है और कलानौर पहुंचने के बाद में हुमायूं अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित कर देता है। एक भाग का नेतृत्व हुमायूं खुद करता है, जबकि दूसरे भाग का नेतृत्व बैरम खां तथा तारगी बेग को सौंपकर उन्हें हिसार पहुंचने का आदेश देता है। तीसरे भाग का नेतृत्व हुमायूं सौंपता है शहाबुद्दीन और फरद खां को तथा उन्हें लाहौर पर कब्जा करने का आदेश देता है। बैरम खां और तारदी बेग हिसार पर कब्जा कर लेते हैं और शहाबुद्दीन और फरद खां लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण पंजाब पर हुमायूं का अधिकार स्थापित हो जाता है। जब ये खबर सिकंदर शाह सूरी तक पहुंचती है तो वो हुमायूं से भ्राक्रांत हो जाता है और हुमायूं को परास्त करने के लिए, उसे बंदी बनाने के लिए, उसे मार डालने के लिए अपने सेनापति तातार खां को आदेश देता है। सिकंदर शाह सूर का आदेश पाकर तातार खां हैबत खां को लेकर एक विशाल सेना के साथ में हुमायूं को परास्त करने के लिए मछलीवाड़ा पहुंचता है और 12 मई सन 1555 को तातार खां और हैबत खां का मुकाबला हुमायूं से होता है। इस युद्ध में तातार खां की बुरी तरह पराजय होती है और तातार खां वहां से भाग जाता है। जब मछलीवाड़ा के युद्ध में तातार खां की पराजय की खबर सिकंदर शाह सूर तक पहुंचती है तो सिकंदर शाह सूर स्वयं एक विशाल सेना को साथ लेकर हुमायूं को परास्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है तथा सरहिंद के पास अपना वो कैंप लगा लेता है, जहां पर 22 जून सन 1555 को सरहिंद के मैदान में सिकंदर शाह सूर का मुकाबला हुमायूं से होता है, जिसमें सिकंदर शाह सूर की पराजय होती है और सिकंदर शाह सूर पराजित होकर शिवालिक की पहाड़ियों में भाग जाता है, जहां पर सिकंदर शाह सूर की मृत्यु हो जाती है। तो सरहिंद के मैदान में विजय प्राप्त करने के बाद में हुमायूं दिल्ली और आगरा की ओर बढ़ता है और 23 जुलाई सन 1555 को हुमायूं दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली पहुंचकर हुमायूं अपना राज्याभिषेक कराता है। इस प्रकार से हुमायूं का एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर कब्जा हो जाता है और हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली का बादशाह बन जाता है। तो ये वे सारे घटनाक्रम थे जिन्होंने हुमायूं को एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी के शीर्ष तक पहुंचाया।